ओके 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 3.2 कल्टीवेशन ओके। जॉर्ज गैबलर का वो जो थ्योरी था सर। हाँ तो वो तो नहीं, उसके बाद तो हम लोगों ने उसके बाद तो कई कल्टीवेशन थ्योरी, नॉलेज गैप हम लोग कर चुके हैं मेरे ख्याल से, नॉलेज गैप। वो पिछली क्लास में हो गया होगा सर। हाँ हाँ आमिर, हम लोग तुम थे पिछली क्लास में? कौन था? सर मैं थी सर। सर हम लोग नॉर्मेटिव थ्योरी कर रहे थे सर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे सर? नॉर्मेटिव थ्योरीज में सर हम लोग ऑथोरिटेरियन कर चुके थे, लिबरेटियन कर चुके थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे थे। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब मुझे रास्ता मिल गया ना, क्योंकि क्या डिस्कस, असल में ज्यादा गैप हो जाता है तो फिर ध्यान से उतर जाता है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। ओके फाइन, ये ठीक है ठीक है। नॉर्मेटिव थ्योरीज हम लोग कर रहे थे। ओके ओके जी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑथोरिटेरियन थ्योरी, जैसा कि तुम बता रही हो। जो लोग नहीं थे तो एक एक लाइन में मैं डिस्कस कर देता हूं। ये जो नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, इनको 4 थ्योरीज। हाँ कंफ्यूजन है सर। सर 3.3 का जो है बिहेवियर थ्योरीज, उसमें वो कंप्लीट हो गया है क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, सेलेक्टिव, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी हम लोगों ने कर लिया था। इसमें 2 रह गया था जिसको मैंने उस समय नहीं किया था, और वो था बैलेंस थ्योरी और कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये दोनों हम लोगों ने नहीं किया था। और जैसा मुझे याद है कि इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन। ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने किया था। हाँ यस सर, ये हो चुका है। हाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। यस सर। तो ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरीज में जो रह गया था, नॉर्मेटिव थ्योरीज के पहले बिहेवियरल थ्योरी में 2 चीजें रह गई थी, ये मुझे याद है, और वो था बैलेंस थ्योरी और कॉग्निटिव डिसोनेंस। वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि न तो मुझे खुद उसको पढ़ने में मन लगता है और न पढ़ाने में मन लगता है। तो मेरे लिए ये जो दोनों थ्योरीज हैं ये बहुत बोरिंग हैं। तुम्हारे लिए और भी बोरिंग शायद होगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए कि अगर सिलेबस में है तो फिर सिलेबस में है। और अगर मान लें कि आपको पूछ दिया जाए तो आपको एग्जाम में तो जवाब देना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते ये कह के कि यू डोंट लाइक दैट थ्योरी और some theory is very boring for you. You cannot escape by saying this. So we have to discuss it. We have to. Anyway, तो मैं थोड़ा संक्षेप में पहले नॉर्मेटिव थ्योरी को एक बार, क्योंकि आप लोगों में से कई ने कहा कि आप नहीं थे, तो बहुत संक्षेप में पहले की चीजें 2-3 चीजें मैं कर देता हूं डिस्कस, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये देखिए, फ्रेड सैबर्ट ने इसको इन्वेंट किया था, और नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ द प्रेस उन्होंने कहा इसको। इसमें 4 थ्योरीज हैं, इसीलिए इसको 4 थ्योरीज ऑफ द प्रेस भी कहा जाता है। 4 थ्योरीज ऑफ द प्रेस, इसीलिए कि 4 थ्योरीज बताई गई थी इसमें। और इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि फ्रेड सैबर्ट ने जो भी कहा है और जो भी नॉर्मेटिव थ्योरी को प्रपोज किया, उसके पहले थियोडोर पीटरसन
और विल्बर श्रैम, इन दोनों ने अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें 4 थ्योरीज ऑफ द प्रेस के नाम से इन्होंने उसका जिक्र किया था। और नॉर्मेटिव जो है वो आया था कोल्ड वॉर जब चल रहा था, रशिया, मतलब उस समय तो रशिया नहीं, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर जब था तो अमेरिका के साथ बहुत लंबा कोल्ड वॉर चला था, और उसी दौरान नॉर्मेटिव थ्योरी की सबसे पहले ये शब्द आया था, नॉर्मेटिव थ्योरीज। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें एक थ्योरी है जिसको सोवियत मीडिया थ्योरी कहते हैं, सोवियत मीडिया थ्योरी कहते हैं, जो कि बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं उन कम्युनिस्ट कंट्रीज में फिट बैठता है वो। अब आइए हम लोग बहुत संक्षेप में जो हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे उसको बहुत संक्षेप में हम बात करते हुए चलते हैं। 4 थ्योरीज में जो हैं उसमें सबसे पहली थ्योरी है ऑथोरिटेरियन थ्योरी, ऑथोरिटेरियन थ्योरी। दूसरी थ्योरी है लिबर्टेरियन थ्योरी। मैं ये इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें जो लिबर्टेरियन थ्योरी है उसका सीधा संबंध आगे एक और थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे उससे इसका सीधा संबंध है, इसलिए मैं इसको एक बार आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। दूसरा है लिबर्टेरियन थ्योरी, तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, और चौथा है सोवियत मीडिया थ्योरी। तो इसमें से 3 हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ऑथोरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। अब देखिए, ऑथोरिटेरियन थ्योरी का मतलब है कि मीडिया, इस सब में बताया गया है कि मीडिया का रोल कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है इसमें कि मीडिया का रोल कैसा होना चाहिए और मीडिया को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मीडिया पर अंकुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यही इसमें डिस्कस किया गया है। ऑथोरिटेरियन थ्योरी है जिसमें यह कहा गया कि मीडिया को कैसे बिहेव करे, उसका रोल क्या हो, ये अथॉरिटी तय करे। ऐसे देश में जहां अथॉरिटी या एलीट क्लास जो वो क्लास है जो क्रीमी क्लास है, वो क्लास क्रीमी क्लास, एलीट क्लास, जिसको हिंदी में अभिजात वर्ग कहते हैं, अभिजात वर्ग। तो वो अभिजात वर्ग और फिर अथॉरिटीज या ब्यूरोक्रेसी, ये कंट्रोल जहां करता है जिन देशों में, वहां मीडिया का कंट्रोल उनके हाथ में होता है और प्रेस जो है उसको एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कि जिसका भी शासन होगा उसके हिसाब से मीडिया चलेगा। शासन अगर किम जोंग का है तो उसके हिसाब से चलेगा, शी जिनपिंग का है तो उसके हिसाब से चलेगा, अगर शासन आयतुल्लाह खोमैनी के हाथ में है तो उसके हिसाब से। तो ऐसे देश जहां अथॉरिटेरियन शासन पद्धति है यानी अधिनायकवाद है, वहां जो भी मीडिया है वो अथॉरिटीज के हाथ में होता है और माना जाता है। किसी का माइक ऑन है सर, डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज? यस सर, आपकी आवाज तो आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा था बहुत सारे सर। अब आ रही है ठीक से? यस सर, आ रही। ओके, सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल?
यस सर। यस सर। ओके फाइन। तो कंट्रोल जो है वो अथॉरिटी के हाथ में। अथॉरिटी मतलब क्या? एक तरह से आप समझ लीजिए कि सरकार के हाथ में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर कंट्रोल करेगी तो सरकार के हाथ में होगा, जाहिर सी बात है। जो सत्ता में है, जो शासन में है, उसके कंट्रोल में होगा, और वो जो कंटेंट चाहेगा उसको सेंसर कर देगा। नहीं ये कंटेंट छपेगा साहब, ये नहीं छपेगा, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं होगा। इसमें ये भी नियम है कुछ देशों में, मतलब था भी पहले, अब कम हो गया है, लेकिन कि लाइसेंस जो लेना पड़ता था, जैसे देखिए ब्रिटिश राज में, इंडिया में भी लाइसेंस लेने का रूल लगाया गया था कि लाइसेंस बिना लिए कोई भी अखबार या मैगजीन नहीं निकाल सकता है। तो अथॉरिटी को लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार है अगर वो उस हिसाब से नहीं चलता है जिस हिसाब से शासन कहता है मीडिया को चलने के लिए। तो रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार, सेंसर करने का अधिकार, ये सारे अधिकार अथॉरिटी के हाथ में होते हैं, और समय समय पर वो सेंसर करता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है मीडिया पर। माना जाता है कि सरकार का ही आदेश सर्वोपरि है, सरकार जो कर रही है ठीक है, और मीडिया का काम है सरकार को यानी अथॉरिटी को सपोर्ट करना, इसीलिए अथॉरिटेरियन थ्योरी इसको कहा गया है। ठीक है। अब देखिए हर जगह अलग अलग तरीके का शासन है। कहीं मान लीजिए रिलीजन मजबूत है तो वहां रिलीजन के नाम पर रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं कि भाई खबरदार इस रिलीजन के खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखेगा, रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो ये है, कई देशों में है, अभी भी है कई देशों में, जहां रिलीजन को देश का रिलीजन मान लिया गया है, और रिलीजियस ग्राउंड पर जहां सत्ता चलती है। जैसे आप उदाहरण के लिए अपने पड़ोस में ही देखें, पाकिस्तान। पाकिस्तान में देश का रिलीजन तय कर दिया गया है और इस्लामिक कंट्री घोषित किया गया है कि हम एक इस्लामिक कंट्री। हालांकि बड़ी मजेदार बात है, वो इस्लामिक कंट्री है, वहां सब इस्लाम के हिसाब से चलेगा, लेकिन जब इंडिया में कोई बोलेगा कुछ तो बोलेंगे हाँ ये तो संविधान के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष तो अब इंडिया रह नहीं गया। अरे तुम खुद धर्मनिरपेक्ष बनो, उसके बाद दूसरे को, इंडिया को बोलो या किसी और देश को बोलो कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया है। तुम पहले खुद तो बनो। तो ये इमरान खान कई बार कहते हैं हाँ इंडिया में सेकुलरिज्म की हत्या हो रही है। अरे तुम सेकुलर कंट्री हो क्या? तुमने तो घोषित कर रखा है जिन्ना के समय से कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, इसी आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। तो एनीवे, और सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, और भी देश हैं, उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। कई बार मोरालिटी के नाम पर होता है। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ भी मोरल ग्राउंड्स पर अभी एक कानून आने जा रहा है, लव जिहाद का कानून। सारे कानून ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से। अगर कोई धोखा देके किसी से शादी कर लेता है, एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की से धोखा देकर अपनी आइडेंटिटी छिपा के, तो ऐसे ही कानून हैं। 2 कानून ऐसे हैं जिसके तहत उसको बंद किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। जरूरत नहीं है लव जिहाद के कानून की, जरूरत क्या है? तो आप भी इसमें भी तो आप वही बात बोलेंगे ना कि धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा नहीं देने के लिए और है, हाँ उसी कानून को आप और स्ट्रिक्ट कर दीजिए, उसी को और प्रोविजन को कड़े कर दीजिए, उसी को अलग से कानून लाने की जरूरत है क्या?
अब देखिए, पॉलिटिकल कई बार मैसेज देना होता है, तो पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी सेंसरशिप और ये सब माने पॉलिटिकल सेंसरशिप होती है। स्टालिन अपने समय में ये करते थे, स्टालिन करते थे। आज शी जिनपिंग कर रहे हैं, हिटलर करता था। तो ये सारे अपनाए हुए हैं फॉर्मूले जो ऑथोरिटेरियन। दूसरा है लिबर्टेरियन थ्योरी। लिबर्टेरियन थ्योरी 16th सेंचुरी यूरोप में जो लिबरल्स थे, जो उदार थे और मानते थे कि मीडिया को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, वो लोग लिबर्टेरियन थ्योरी में विश्वास करते थे। और ये अथॉरिटेरियन थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है, उलट है। लिबर्टेरियनिज्म जो है वो कहता है कि अथॉरिटी से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मीडिया को एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। मीडिया जो करे, लोग तय करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, मीडिया जो करे करने देना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन देने के मामले में। तो लिबर्टेरियन फ्री मतलब फ्री मीडिया की वकालत करता है और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है कि गवर्नमेंट का लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए मीडिया में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट का हस्तक्षेप अगर होता है तो बुरी बात है। लिबर्टेरियन थ्योरी में ये एक और भी बात है कि लोगों को रैशनल होना पड़ेगा, तर्कसंगत होना पड़ेगा, और यहां तक मानना था कि अगर निगेटिव कंटेंट भी जाता है मीडिया में, कोई ऐसी चीज है, अर्नब गोस्वामी टाइप चैनल भी कोई चला रहा है तो चलाने दो उसको, कोई निगेटिव चीज भी जा रही है तो करने दो उसको, इसलिए कि कोई भी अंकुश जरूरी नहीं है मीडिया पर, लोग तय करेंगे ठीक है कि नहीं है। अब इसमें देखिए, स्ट्रेंथ इसकी ये है, कुछ वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ ये है कि मीडिया को फ्रीडम मिलेगी तो मीडिया बेहतर काम करेगा, मीडिया डरा नहीं रहेगा, कभी डर से काम नहीं करेगा, कभी डर उस पर हावी नहीं होगा, और इंडिविजुअल के को ज्यादा से ज्यादा अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे कि वो अपने को एक्सप्रेस कर सकें। तो लिबरल मीडिया माने फ्री मीडिया, लिबरल लोगों का कहना है कि फ्री मीडिया, लेकिन एक दिक्कत है हमारे यहाँ या और भी कई देशों में, और जो उसकी वीकनेस मानी जाती है, लिबरल मान फ्री मीडिया की बात जो लोग करते हैं, लिबर्टेरियन थ्योरी वाले, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, देखिए जैसे ही आप पूरी फ्रीडम देते हैं तो मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं है, मीडिया पर मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं। मार्केट, वहां पर मार्केट, देखिए टीआरपी की रेस में लगे हुए हैं, सर्कुलेशन की रेस में लगे हुए हैं अखबार, टीआरपी की रेस में टेलीविजन चैनल्स, और ये जो लगे हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा असर ये दिखाई देता है कि वो न्यूज में को चटपटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चटपटा जब आप बनाएंगे कि चटपटा बनाएंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया तो पूरे दिन वही चलता रहेगा। भारती सिंह को पकड़ लिया गया तो पूरे दिन भारती सिंह चलती रहेगी, भारती सिंह भारती सिंह भारती सिंह। अरे और भी कोई काम है देश में, और भी कुछ हो रहा है देश में कि भारती सिंह है, कोई और भी काम हो रहा है कि उसका हस्बैंड और भारती सिंह, इसी के पीछे रहेगा आदमी लगा हुआ, या तो नहीं क्या, तो भारती सिंह को दिखाने से टीआरपी बढ़ेगी। अब लोग भारती सिंह देखो आप,
पूरे दिन 24 घंटे क्या 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से सिर्फ भारती सिंह। तो पूरे 1 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। तो सवाल यह है कि आखिर मार्केट को छोड़ के जब मीडिया नहीं बढ़ सकता है तो इतनी छूट आप देंगे तो मीडिया तो एकदम से निरंकुश ढंग से चलेगा और आपको ऐसी ऐसी चीजें परोसेगा जो मार्केट प्रेशर में जरूरी है, ऐसी ऐसी चीजें परोसेगा। तो इसलिए मीडिया की फ्रीडम के साथ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और ऐसे लोग जो आए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया को रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा। ये एक तीसरी थ्योरी उपजी इसी बात से, लिबर्टेरियन थ्योरी के को और थोड़ा परिमार्जित करते हुए एक तीसरी थ्योरी निकली एंड दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जो 20th सेंचुरी की थ्योरी मानी जाती है और माना जाता है कि 20th सेंचुरी में इसकी जरूरत लोगों ने महसूस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। अब देखिए दुनिया मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई है। एक है जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो उन्नत देश है, और दूसरा है जो कमजोर देश है, विकासशील है, अविकसित देश है, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड के नाम से, तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। मेरी आवाज जा रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर। ओके। तो डेवलपिंग कंट्रीज में या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कम विकसित देश या विकासशील देश, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, यहां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई और कहा गया कि मीडिया की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जब तक सोशलिटी नहीं होगी तब तक मीडिया का काम, खास करके थर्ड वर्ल्ड में जो अविकसित या जो विकासशील देश हैं, वहां उसका रेलिवेंस उतना नहीं बन पाएगा। और ये बात तीनों ने कही, सेबर्ट ने, पीटरसन ने और विल्बर श्रैम ने ये बात कही है। और यहीं पर 4 थ्योरीज ऑफ द प्रेस की बात आई और ये 1949 में अमेरिका में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तीसरी दुनिया के देशों के संदर्भ में की। अमेरिका तो उन्नत था, लेकिन तीसरी, तो ये कहा गया कि प्योर लिबरल होने से, प्योर लिबरल होगे पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करोगे, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होगी तो आप ये भी देखोगे कि सोसाइटी में जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, जो कमजोर लोग हैं, उनको न्याय मिले, उनके लिए सरकार क्या कर रही है इस पर मीडिया ध्यान दे, जो हमारे यहाँ होता भी है थोड़ा बहुत। तो पब्लिक रेफरेंस में ये सारी चीजें होनी चाहिए और बिना सेंसरशिप। ये नहीं कि सरकार बोले कि नहीं नहीं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, ये नहीं, मीडिया खुद से करे, खुद से तय करे, खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हमारा कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, हमारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अथॉरिटेरियन थ्योरी और लिबर्टेरियन थ्योरी के बीच में ये थ्योरी आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। और लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, जैसे देखिए आप कि मीडिया हमारे यहां भी प्राइवेट हाथों में है।
99% आप कह सकते हैं मीडिया प्राइवेट हाथों में है। थोड़ा सा अगर आप छोड़ दें, हाँ, कोई आपस में बात कर रहा है, प्लीज आप लोग आपस में बात ना करें, वो हो रहा है, इको हो रहा है और डिस्टरबेंस हो रहा है। आप लोग आपस में बात ना करें प्लीज। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है जी? तो प्राइवेट ओनरशिप है। अब जो प्राइवेट ओनरशिप है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कितनी ज्यादा की जा सकती है, लेकिन रिपोर्टर से वहां उम्मीद की जाती है, माने ऐसे सिचुएशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, कि वो इंटरप्रिटेटिव और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को बढ़ाए, इस पर ज्यादा ध्यान दे, सिर्फ खबर न परोसे बल्कि उसको एनालाइज भी करे, उसकी एनालिसिस भी दे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैनिपुलेशन का डर है, मैनिपुलेट कर सकता है, मीडिया को लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। So these are three theories and the fourth theory is Soviet media theory, Soviet media theory। आइए सोवियत मीडिया थ्योरी की बात हम लोगों ने डिस्कस किया भी नहीं था इसको। 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था सोवियत यूनियन में और रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी और मार्क्सवादी लेनिनवादी प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था सोवियत संघ में, यूएसएसआर में, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स, यानी आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया गया। तो सोवियत यूनियन पर पूरी तरह से देखिए, पहले सोवियत यूनियन पर इसके पहले पूंजीपतियों का आधिपत्य था। मजदूर ठीक वैसे ही वहां काम करते थे जैसे किसी पूंजीवादी व्यवस्था में काम करते हैं। लेकिन जब मार्क्स ने थ्योरी दी, मार्क्स सोवियत यूनियन में नहीं पैदा हुए थे, मार्क्स पैदा हुए थे जर्मनी में, लेकिन सोवियत यूनियन में लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा को अडॉप्ट करके और वहां क्रांति की शुरुआत की। जो वर्ग शत्रु थे, यानी पूंजीपति आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में, उनको मारना शुरू किया, खत्म करना शुरू किया। अटैक, रात को प्लान बनाते थे और सुबह अटैक करते थे और मार डालते थे। मिल ओनर है, बहुत बड़ा है पूंजीपति, मार डालो, खत्म करो इसको, जब तक ये जीवित रहेगा तब तक हमारी बात, हमारी विचारधारा को लागू नहीं होने देगा, मारो। क्लास एनिहिलेशन, वर्ग शत्रु का खात्मा करो, वर्ग शत्रु को मारो। तो ये शुरू किया उन्होंने, लेनिन ने, और लेनिन के नेतृत्व में ये चला और काफी तेजी से चला। फिर धीरे धीरे वर्किंग क्लास जो था, वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और बाकी और भी जो इस तरह के का क्लास था जिसको प्रोलेटेरिएट कहा गया, यानी सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग माने मेहनत कश वर्ग जो है, उसकी सत्ता स्थापित करने की बात की गई। और उसकी जब सत्ता स्थापित हुई तो सोवियत यूनियन ठीक वैसे ही एक बंद सोसाइटी हो गई जैसी आज चाइना में है। चाइना में भी कम्युनिज्म है, चाइना में भी किसी को चूं करने की आजादी नहीं है, सोवियत यूनियन में भी चूं करने की आजादी नहीं थी। अब यहां इसी से एक बात निकली, देखिए
फ्रेडरिक हेगल ने एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, माने मार्क्सवादी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और मार्क्स को काफी हेगल ने सपोर्ट भी किया था। बल्कि हेगल की बात को मार्क्स ने काफी आगे बढ़ाया था। हमारे पास समय असल में है नहीं उतना कि हम इसको विस्तार से डिस्कस कर सकें, नहीं तो मैं आपसे विस्तार से डिस्कस करता कि हेगल और मार्क्स ने मिलके मतलब हेगल के पास पैसा काफी था तो उसने कार्ल मार्क्स को सपोर्ट किया था आगे बढ़ाने में और किताबें लिखने में, विचारधारा को आगे बढ़ाने में, और ये काफी सपोर्ट किया था हेगल ने, फ्रेडरिक हेगल। तो मार्क्स हेगल के कारण मार्क्स को बहुत सहायता मिली, बहुत। अब यहीं से सोवियत मीडिया थ्योरी का उदय होता है। ये माना गया, इसको कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी भी कहते हैं। सोवियत मीडिया थ्योरी को कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी भी कहते हैं। कम्युनिज्म जो है वो एक विचारधारा है। देखिए, कम्युनिज्म है और पूंजी, कम्युनिज्म जो है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें माना जाता है कि सत्ता सर्वहारा के हाथ में होगी, यानी वर्किंग क्लास में के हाथ में होगी। सामान्य भाषा में मजदूर वर्ग आप मान लीजिए, मतलब उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनके हाथ में होगी। और मीडिया को वही करना पड़ेगा जो उस सरकार के या उस व्यवस्था के खिलाफ न जाए। मीडिया खिलाफ में कुछ नहीं लिखेगा, सरकार के खिलाफ में नहीं लिखेगा, और मीडिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, क्योंकि माना जाता है कि मीडिया लोगों की भलाई के लिए है, और लोगों की भलाई किसमें है ये तय कौन करेगा? तो ये तय करेगा लोगों की भलाई किसमें है, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगी सरकार वहां की, और सरकार जो तय करेगी वो गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए मीडिया को सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, सरकार की विचारधारा को सपोर्ट करना पड़ेगा, सरकार की नीतियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार वहां मीडिया को कंट्रोल करने की स्थिति में है, कंट्रोल करेगा। आज देखिए, आप चाइना में देखिए, चाइना में कम्युनिज्म है, एक पार्टी की सरकार है, दूसरी कोई पार्टी पनप नहीं सकती है वहां। दूसरी कोई पार्टी बनाने की कोशिश करेगा तो दूसरे दिन पता नहीं चलेगा कि वो कहां गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले उसको ढूंढते रह जाएंगे। तो एक पार्टी की सरकार है। ग्लोबल टाइम्स जो है, एक तो पूरा मीडिया वहां, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया सरकार के हाथों में है। इसीलिए आप देखेंगे कि शी जिनपिंग को अगर कुछ बोलना होता है भारत के बारे में तो खुद नहीं बोलता है, वो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को बोलता है कि अगले दिन ये छापो, ये छापो, ये छपेगा। और फिर ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है वही माना जाता है कि ये शी जिनपिंग के विचार हैं, या सरकार के चाइनीज गवर्नमेंट के विचार यही हैं। ये माना जाता है कि ये चाइना की सरकार बोल रही है, ये ग्लोबल टाइम्स अखबार नहीं बोल रहा है, क्योंकि वहां अखबार फ्री है ही नहीं। इसी तरह से सोवियत यूनियन में भी उस जमाने में अखबार बिल्कुल फ्री नहीं था। आज भी बहुत फ्री नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल फ्री नहीं था। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और वर्किंग क्लास के फायदे के लिए वो काम करे। मीडिया जो भी काम करे वो उसके फायदे की सोचे, उसके इंटरेस्ट में काम करे। और प्राइवेट ओनरशिप यहीं से खत्म हो गई कि मीडिया जो है वो सरकारी नियंत्रण में रहेगा। अगर प्राइवेट पूंजी लगेगी भी तब भी सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। एक तो खत्म ही हो गया, उसके बाद प्राइवेट मीडिया रह ही नहीं गया, प्राइवेट मीडिया का मतलब ही नहीं था। तो ये सोवियत मीडिया थ्योरी है जिसको कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी भी कहते हैं, और इसका सीधा सीधा संबंध है
कि सरकार लोगों के हित में काम करना है, वर्किंग क्लास के हित में काम करना है, यानी सर्वहारा वर्ग के प्रोलिटेरिएट क्लास के हित में काम करना है, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोलिटेरिएट क्लास, या हिंदी में सर्वहारा वर्ग कहेंगे। सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि जो मेहनत कश लोग हैं, यानी जो मजदूरी करते हैं, जो पसीना बहाते हैं फैक्ट्री में या और कहीं भी, तो ये लोग जो हैं तो इनके हित में करना है, इनके हित में छापना है जो कुछ भी छापना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नेशनल इंटरेस्ट को यहां सुप्रीम माना गया है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल इंटरेस्ट में अखबार को काम करना भी चाहिए, इंडिया में भी करना चाहिए, किसी भी डेमोक्रेसी में भी करना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट में सुप्रीम होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट। यहां भाई नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद, इसमें भी राष्ट्रवाद की बात की गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहां कि मान लीजिए लीडरशिप शी जिनपिंग जैसा हो जाए, जो उइगर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, उनको टोपी पहनने की इजाजत मुस्लिम को वहां नहीं है। शिनजियांग वहां का एक प्रोविंस है, शिनजियांग एक प्रोविंस है जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो और सर 10 लाख मुसलमानों को एक जेल में कैद कर रखा गया है, वहां उनसे डांस करवाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है। 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाल दिया वहां, इसलिए कि वो विरोध कर रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, रिलीजियस आजादी भी चाहिए। मस्जिदों को तोड़ तोड़ के वहां टॉयलेट बना दिया गया, कोई मस्जिद नहीं रहेगी, चल टॉयलेट बना